नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं साइंस के विषय वर्कशॉप साइंस की पाठ्यचर्या में अंकित ऊष्मा तथा तापमान, तापमान मापने के स्केल, तापमानों में आपसी संबंध एवं ऊष्मा संचारण पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करने जा रही हूँ। अपने मेन विषय पर आने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे ऊष्मा या हीट किसे कहते हैं। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें गर्मी अथवा सर्दी का अनुभव होता है। जैसे हम किसी पदार्थ को ऊष्मा देते हैं, उसके अणु गति करने लगते हैं और जैसे जैसे हम ऊष्मा बढ़ाते जाते हैं, अणुओं की गति बढ़ती जाती है और जैसे जैसे हम ऊष्मा कम करते जाते हैं, अणुओं की गति भी कम होती जाती है। ऊष्मा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे ऊष्मामिति या कैलोरीमीट्री कहते हैं। आइए अब पढ़ते हैं कि ऊष्मा की कौन कौन सी इकाइयां होती हैं। तो ऊष्मा की 4 इकाइयां हैं। पहली है कैलोरी, दूसरी किलो कैलोरी, तीसरी सेंटीग्रेड ऊष्मा मात्रक या सेंटीग्रेड हीट यूनिट और चौथी है ब्रिटिश ऊष्मा मात्रक या ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ऊष्मा की इकाइयों को ये किस प्रणाली से ली गई हैं और इनकी डेफिनेशंस को एक टेबल के फॉर्म में समझाया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इनका आपस में क्या रिलेशन या क्या संबंध होता है ये भी बताया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैलोरी किसे कहते हैं। कैलोरी ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई होती है। 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 कैलोरी कहते हैं। कैलोरी को हम CAL से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी यूनिट है किलो कैलोरी। ये MKS प्रणाली में ऊष्मा की इकाई होती है। इसे KCAL से रिप्रेजेंट किया जाता है। 1 किलोग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 किलो कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होती है। तीसरी यूनिट है सेंटीग्रेड ऊष्मा मात्रक या सेंटीग्रेड हीट यूनिट। इसे हम CHU से भी रिप्रेजेंट करते हैं। 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम सेंटीग्रेड ऊष्मा मात्रक या 1 CHU कहते हैं। तो 1 CHU बराबर 453.6 कैलोरी होता है। इसके बाद है चौथी यूनिट जो कि ब्रिटिश ऊष्मा मात्रक या ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। इसे BTHU से रिप्रेजेंट करते हैं। ये FPS प्रणाली में या ब्रिटिश प्रणाली में ऊष्मा की इकाई होती है। 1 पौंड पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम 1 ब्रिटिश ऊष्मा मात्रक या ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। तो ये तो था ऊष्मा की इकाइयां क्या हैं। अब हम बात करेंगे तापमान या टेम्परेचर किसे कहते हैं। तो तापमान ऊष्मा का प्रभाव होता है। किसी वस्तु को छूने से उसकी गर्माहट या ठंडक का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो टेम्परेचर बेसिकली डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस को बताता है। तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर एक कांच की पतली नली होती है जिसमें सामान्यतया मरकरी या पारा भरा होता है और कुछ कुछ केस में अल्कोहल का प्रयोग भी किया जाता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि थर्मामीटर होते कितने तरीके के हैं। तो पहला थर्मामीटर है मरकरी थर्मामीटर। जैसा कि नाम से ही हम देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा थर्मामीटर है जिसमें मरकरी भरी होती है, उसे हम मरकरी थर्मामीटर कहते हैं। इसके द्वारा हम -37 डिग्री सेंटीग्रेड से 356 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। दूसरे तरीके के थर्मामीटर्स होते हैं अल्कोहल थर्मामीटर। तो जैसे कि नाम से ही हमें देख पा रहे हैं कि इस टाइप के थर्मामीटर में मरकरी के स्थान पर अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल थर्मामीटर
से बेसिकली हम 0 से काफ़ी कम टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे एल्कोहल थर्मामीटर से हम -200 डिग्री सेंटीग्रेड से 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तीसरा थर्मामीटर है गैस थर्मामीटर। ये ऐसे थर्मामीटर जिनमें मरकरी या अल्कोहल के स्थान पर गैस का प्रयोग किया जाता है, उसे हम गैस थर्मामीटर कहते हैं। जो गैसेस प्रयोग में आती हैं वो हैं हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन। जनरली इस तरीके के थर्मामीटर्स, ये 3 तरीके के थर्मामीटर्स प्रयोग में आते हैं। अब हम बात करेंगे थर्मामीटर में पारे का ही प्रयोग क्यों करते हैं। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं मरकरी की जिनकी वजह से हम थर्मामीटर में मरकरी का या पारे का प्रयोग कर रहे हैं। तो पहला है कि ये कांच को गीला नहीं करता है। जो पारा होता है वो कांच की सतह पर चिपकता भी नहीं है। पारा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है या कंडक्टर होता है। चालक का मतलब क्या होता है कि ऐसी धातुएं या ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा को पूर्ण रूपेण पूरी तरीके से ग्रहण करते हैं, उनको हम ऊष्मा के अच्छे चालक या कंडक्टर कहते हैं। चौथा है इसका विस्तार लगभग एक समान और नियमित होता है। पांचवा गुण है यह शुद्ध अवस्था में हमें सुगमता से या आसानी से प्राप्त हो जाता है। और छठा है कि ये अपारदर्शी होता है, इसलिए थर्मामीटर में इसके स्तर को देख पाना बहुत ही सरल होता है। आइए अब जानें कि तापक्रम मापने के लिए कौन कौन से स्केल्स का प्रयोग करते हैं। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम 4 स्केल्स का प्रयोग करते हैं। पहला है सेंटीग्रेड पैमाना या सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना या फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा र्यूमर पैमाना या र्यूमर स्केल और चौथा है केल्विन पैमाना या केल्विन स्केल। तो इसको मैंने इस डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि सेंटीग्रेड पैमाना किसे कहते हैं। सेंटीग्रेड पैमाने को हम सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं। सेंटीग्रेड पैमाने पर बने थर्मामीटर्स में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक के कुल 100 खाने होते हैं और हर एक खाने का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। में जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को शो कर रहा है, सबसे निम्न बिंदु होता है जिसे हम पानी का हिमांक बिंदु भी कहते हैं। और जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये सबसे उच्चतम बिंदु होता है, इसे हम पानी का क्वथनांक बिंदु भी कहते हैं। तो आइए पहले जान लें कि हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु होते क्या हैं। तो हिमांक बिंदु क्या होता है? पानी का वो टेम्परेचर जिसमें पानी बर्फ में बदलना शुरू करता है, उसे हम पानी का हिमांक बिंदु कहते हैं। ऐसे ही पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है? पानी का वो टेम्परेचर जिसमें पानी भाप में बदलना शुरू करता है, उसे हम पानी का क्वथनांक बिंदु कहते हैं। आमतौर पर सेंटीग्रेड पैमाने पर बने थर्मामीटर्स का प्रयोग वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है। दूसरे टाइप के स्केल्स या पैमाने हैं फ़ारेनहाइट पैमाना या फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पे 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के कुल 180 खाने होते हैं। हर एक खाने का मान 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। में जो सबसे निम्न मान है जिसे पानी का हिमांक बिंदु कहते हैं, वो फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और जो पानी का क्वथनांक बिंदु होता है फ़ारेनहाइट स्केल में, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर बने थर्मामीटर्स का प्रयोग आमतौर पर डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। तीसरा है र्यूमर पैमाना या र्यूमर स्केल। र्यूमर पैमाने को मैंने डायग्राम में यहाँ दिखाया है। र्यूमर पैमाने में 0 डिग्री र्यूमर से 80 डिग्री र्यूमर तक के कुल 80 खाने होते हैं। हर एक खाने का मान 1 डिग्री र्यूमर होता है। र्यूमर स्केल में पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री र्यूमर और पानी का क्वथनांक बिंदु 80 डिग्री र्यूमर होता है। चौथा स्केल है केल्विन पैमाना या केल्विन स्केल। तो केल्विन पैमाने को समझने के लिए एक रिलेशन आता है K = C + 273।
तो K इज इक्वल टू C प्लस 273 में K है केल्विन और C है सेल्सियस या सेंटीग्रेड। तो केल्विन स्केल को समझने के लिए सेंटीग्रेड स्केल की वैल्यूज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो 0 प्लस 273 से हमें केल्विन स्केल का हिमांक बिंदु मिल जाएगा जो कि 273 K हो जाएगा। ऐसे ही केल्विन स्केल का क्वथनांक बिंदु जानने के लिए हम C प्लस 273 करेंगे तो 100 प्लस 273 देगा हमको 373 K। तो केल्विन स्केल पर बने थर्मामीटर्स में 273 K से 373 K तक कुल 100 खाने होते हैं और हर एक खाने का मान 1 केल्विन होता है। तो ये तो था तापक्रम मापने के लिए कौन कौन से स्केल्स प्रयोग में आते हैं। अब हम बात करेंगे तापमानों में आपसी संबंध की, यानी कि डिफरेंट पैमाने पर जो टेम्परेचर्स हम मेजर करते हैं इनको हम दूसरे पैमाने पर कैसे कन्वर्ट करते हैं। यानी कि सेंटीग्रेड को अगर हमें फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या रिलेशन होगा, फ़ारेनहाइट को रूमर में, रूमर को केल्विन में या केल्विन को सेंटीग्रेड में। तो इस तरीके से इस रिलेशन के द्वारा हम डिफरेंट टाइप के जो पैमाने हैं उनको आपस में टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला है C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू K माइनस 273/5। यहाँ पर जो C है वो सेंटीग्रेड है, F फ़ारेनहाइट है, R रूमर है और K केल्विन है। तो इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने आगे बताए हैं। आइए समझते हैं। ये देखिए फॉर्मूले पर बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स हैं। प्रश्न आता है कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, यानी कि टेम्परेचर हमको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, हमको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ हम रिलेशन देख सकते हैं। तो C और F का यूज होना है तो हम कितने फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या कि C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पर हमको C की वैल्यू 80 दी गई है, C की जगह 80 पुट करेंगे, फिर इज इक्वल टू F माइनस 32/9 से क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैथमेटिकल कैलकुलेट करके हम F की वैल्यू 176 डिग्री फ़ारेनहाइट निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। तो इस बार भी हमको फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड का रिलेशन चाहिए। तो फिर से हम लगाएंगे C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। इस बार हम F की वैल्यू पता है तो F की जगह हमने 100 पुट किया, C की वैल्यू हमें निकालनी है तो मैथमेटिकल कैलकुलेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने C की वैल्यू 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल ली। अब हम बात करेंगे तीसरे एग्जाम्पल की जो कि है 80 डिग्री रूमर को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलो। इस बार हमको रूमर और सेंटीग्रेड का रिलेशन चाहिए। तो हम रिलेशन क्या है हमारे पास, C/5 इज इक्वल टू R/4। तो इसके द्वारा हमने कैलकुलेट किया, कैसे, R की वैल्यू दी गई है तो R की जगह हमने 80 पुट किया तो C/5 इज इक्वल टू 80/4 हो गया। अब C को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने क्या C की वैल्यू निकाल ली 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरीके से हमने रूमर स्केल को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लिया। चौथा एग्जांपल है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री केल्विन में बदलो। फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलने के लिए एक तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है कि हम F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 का यूज करके हम F की जगह 50 पुट करेंगे और K की वैल्यू को मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। यहाँ मैंने दूसरा तरीका समझाया है। यहाँ हम जनरली हमने इस फॉर्मूले को यूज किया, अब तक हमें ये फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। तो हमने क्या किया, F को C में कन्वर्ट किया और C और K का डायरेक्ट रिलेशन हमारे पास है कि K इज इक्वल टू C प्लस 273 या C इज इक्वल टू K माइनस 273। इसका यूज करके हमने फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट किया है। आइए देखते हैं। F को पहले हमने C में यानी सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया तो फॉर्मूला लगाया C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ पर हमने F की जगह 50 पुट किया जो कि दिया गया था और C की वैल्यू हमने कैलकुलेट करके ले आए 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी हमारा आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ है या आया नहीं है,
अभी हमको इसको केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, K इज इक्वल टू C प्लस 273 लगाएंगे और C की जगह 10 पुट करेंगे तो हमें K की वैल्यू मिल गई 283 केल्विन। तो इस तरीके से हमने न्यूमेरिकल्स को किया और आगे भी करेंगे। आइए अब समझते हैं कि ऊष्मा का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ हीट किसे कहते हैं। तो इस सिद्धांत को समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ऊष्मा क्या है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा का ये प्रवाह तब तक होता है जब तक दोनों वस्तुओं का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो इक्वल नहीं हो जाता। तो इस सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा की मात्रा ली गई ऊष्मा की मात्रा के समान होती है। अगर किसी भी अन्य कारण से ऊष्मा बेकार ना हुई हो तो हम कह सकते हैं कि दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊष्मा के, यानी कि हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन्ड। तो मैंने एक एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की है। आइए समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या कह रहा है। यहाँ पर एक ग्लास है जिसमें ठंडा पानी भरा हुआ है। मान लीजिए इस पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसमें एक हॉट मेटल को डिप किया गया है, डुबाया गया है। मान लीजिए इस मेटल का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब क्या होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड का मेटल 10 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी को ऊष्मा देगा या 10 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के मेटल से ऊष्मा लेगा। और इसके उपरांत हम देख पाएंगे कि ये पानी जो ठंडा था वो अब कुछ गर्म हो गया। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये ऊष्मा का सिद्धांत कार्य कर गया, यानी गर्म वस्तु ने ठंडी वस्तु को ऊष्मा दी या ठंडी वस्तु ने गर्म वस्तु से ऊष्मा ली। तो इस तरीके से हमने ऊष्मा का सिद्धांत समझा। अब हम बात करेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट किसे कहते हैं। तो ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 ग्राम पदार्थ की मात्रा को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है उसे विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा को हम इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसी 1 ग्राम पदार्थ को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा तथा उसी मात्रा में पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा के अनुपात को हम विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसे स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेसिफिक हीट का सिंबल स्मॉल s होता है। आइए अब जाने ऊष्मा की मात्रा यानी कि Q और स्पेसिफिक हीट यानी कि विशिष्ट ऊष्मा S में क्या रिलेशन होता है। तो Q इज इक्वल टू होता है ms डेल्टा T, m इंटू s इंटू डेल्टा T। यहाँ पर जो Q है वो ऊष्मा की मात्रा है, m पदार्थ का द्रव्यमान है, s पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है और डेल्टा T तापक्रम में बदलाव या चेंज इन टेम्परेचर को दर्शाता है, जिसे हम T2 माइनस T1 के द्वारा भी लिख सकते हैं। यहाँ T2 हमेशा जो गर्म टेम्परेचर होगा और T1 ठंडा टेम्परेचर को बताता है। आइए अब जानते हैं कि गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट किसे कहते हैं। तो ऊष्मा की वो मात्रा जो 1 ग्राम ठोस को बिना तापमान बदले अवस्था परिवर्तन करने के काम आती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा लेकिन स्टेट चेंज हो जाएगी। ऐसे में जो भी ऊष्मा काम आती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा को कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऊष्मा की मात्रा Q इज इक्वल टू होता है m इंटू L, जहाँ पर Q है ऊष्मा की मात्रा, m है पदार्थ का द्रव्यमान और L है पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। पहली है गलन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी है भाप की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या वेपर। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो गलन की गुप्त ऊष्मा की वो मात्रा है जो 1 ग्राम पदार्थ को बिना तापमान बदले ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने के काम आती है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में बदलने के लिए हमें 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा
का मान होता है वो 80 कैलोरी होता है। उसी प्रकार दूसरा है भाप की गुप्त ऊष्मा, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपर। तो भाप की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा होती है जो 1 ग्राम पदार्थ को बिना तापमान बदले गैस अवस्था से द्रव अवस्था में या द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलने के काम आती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी होती है। आइए इसको समझते हैं कि मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का 1 ग्राम पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में बदल रहा है, तो वो उस दौरान जितनी ऊष्मा यूटिलाइज हो रही है वो गुप्त ऊष्मा होगी और उसकी वैल्यू होती है 536 कैलोरी। तो हम कह सकते हैं कि भाप की गुप्त ऊष्मा 536 कैलोरी होती है। आइए अब जानते हैं कि ऊष्मा संचारण या ट्रांसमिशन ऑफ हीट किसे कहते हैं। ऊष्मा संचारण की 3 विधियां होती हैं। पहली है चालन या कंडक्शन, दूसरी है संवहन या कन्वेक्शन और तीसरी है विकिरण या रेडिएशन। इसको मैंने डिटेल में समझने से पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू थॉरोली समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रहा है, यहाँ पर आग जलाई जा रही है, आग के ऊपर हमने एक बर्तन रखा है, बर्तन के में हमने पानी को रखा है और ये पानी गर्म हो रहा है। जैसे जैसे आग के कांटेक्ट में आ रहा है ऊष्मा बढ़ती जा रही है और पानी गर्म होता जा रहा है। तो जो आग है, आग के पास अगर हम भी खड़े हो जाएंगे तो आग के आसपास के एरिया में या हमें ऊष्मा जो मिल रही है वो डायरेक्ट मिल रही है किरणों के द्वारा, आग की रेडिएशन के द्वारा, तो ये रेडिएशन प्रोसेस हो गया। ऐसे ही जो बर्तन के अंदर पानी है, तो पानी में सबसे पहले सबसे नीचे वाली लेयर गर्म होगी और ये इस तरीके से कन्वेक्शन करंट दिखाया गया है और इस तरीके से पूरा पूरा पानी गर्म हो रहा है। ऐसे जो सबसे ठंडे कण हैं वो गर्म होकर के ऊपर आ रहे हैं, फिर ठंडे कण नीचे आ रहे हैं, वो गर्म हो रहे हैं, वो ऊपर आ रहे हैं और ये प्रोसेस चलता जा रहा है और पानी गर्म हो रहा है। ये प्रोसेस है कन्वेक्शन का। तीसरा प्रोसेस दिखाया है कि जो ये बर्तन है का जो हैंडल दिखाया है वो भी उसी धातु का बना है जिस धातु का ये बर्तन है। तो इन केस अगर इसमें हम ऊष्मा दे रहे हैं और हम ये हैंडल को पकड़ लेते हैं तो हमें भी गर्माहट महसूस होगी और हम हो सकता है जल भी जाएं। क्यों? तो ये प्रोसेस हो रहा है कंडक्शन का। तो आइए अब हम डिटेल में समझते हैं कि ऊष्मा संचारण की विधियां क्या क्या हैं। पहली है चालन या कंडक्शन। ऊष्मा संचारण की वो विधि है जिसमें ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर कणों द्वारा चलती है परंतु कण स्वयं नहीं चलते हैं। यानी कि चालन ऊष्मा संचारण की वो विधि है जिसमें पदार्थ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं, वो ऊष्मा ग्रहण करके अपने साथ वाले अणु को ऊष्मा प्रदान करते हैं बिना अपना स्थान बदले। फिर दूसरा अणु अपने बगल वाले को ऊष्मा देगा और इस तरीके से पूरा पदार्थ गर्म हो जाता है या पूरी धातु गर्म हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं चालन या कंडक्शन। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, एक मोमबत्ती को जलाया गया है और इसके पास एक छड़ का एक सिरा आग की तरफ दिखाया जा रहा है। तो हमने क्या किया कि लोहे की एक छड़ का एक सिरा आग में रखने पर कुछ समय बाद छड़ का दूसरा सिरा जो आग से काफी दूर होता है, ये जहां पर हमने पकड़ा हुआ है, ये भी गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आग के जो कण छड़ के जो आग के पास छड़ के कण हैं वो गर्म होकर के अपने साथ वाले कणों को ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, फिर ये अपने बगल वाले कण को ऊष्मा प्रदान कर रहा है। इस तरीके से जो ऊष्मा होती है वो छड़ के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है। तो ये चालन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संवहन या कन्वेक्शन किसे कहते हैं। तो संवहन ऊष्मा संचारण की वो विधि है जिसमें वस्तु के कण ऊष्मा के स्रोत के पास आते हैं, ऊष्मा को लेकर के आगे चले जाते हैं। इस प्रकार ऊष्मा स्रोत के पास ठंडे कणों के आने और गर्म कणों के जाने का क्रम सा बन जाता है। इसे हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि संवहन ऊष्मा संचारण की वो विधि है जिसमें जिस पदार्थ को हम गर्म कर रहे हैं उसके जो कण होते हैं या अणु होते हैं वो ऊष्मा ग्रहण करके दूसरे कण के पास
खुद चल करके जाता है और ऊष्मा को ट्रांसफर करता है। फिर दूसरा कण ऊष्मा लेकर के तीसरे के पास जाता है और इस तरीके से पूरे पानी के अंदर या उस पदार्थ के अंदर एक कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाती है या संवहन धारा जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है या पदार्थ गर्म हो जाता है। यहाँ मैं पानी इसलिए बार बार बोल रही हूँ क्योंकि जो ये संवहन होता है वो जनरली द्रव पदार्थों में या गैसीय पदार्थों में होता है। तो इस प्रोसेस को कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है, वही एग्जांपल कि एक बर्तन के अंदर पानी को हम गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले पानी की लेयर गर्म होगी। उसके बाद जैसे ही वो गर्म हो जाएगी तो पानी बुलबुलों के फॉर्म में ऊपर आ जाएंगे, फिर तो उसके ऊपर वाली लेयर थी वो नीचे आ जाएगी, उसके ठंडे कण अब ऊष्मा प्रदान करेंगे, ऊष्मा लेंगे और वो गर्म होकर के ऊपर आ जाएंगे बुलबुले के फॉर्म में या बबल्स के फॉर्म में। तो इस तरीके से इस बर्तन के अंदर यानी कि पानी के अंदर एक कन्वेक्शन करंट जनरेट हो जाती है और पूरा का पूरा पानी गर्म हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। तीसरा है विकिरण या रेडिएशन। ये ऊष्मा संचारण की वो विधि है जिसमें ऊष्मा बिना किसी माध्यम के सीधे पदार्थ में किरणों द्वारा स्थानांतरित होती है, विकिरण कहलाती है। यानी कि ये एक रेडिएशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है, उसे हम विकिरण या रेडिएशन कहते हैं। जैसे सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक डायरेक्ट आती है या हम तक डायरेक्ट पहुंचती है, ठीक है। जैसे यहाँ इस डायग्राम में दिखाया है, डायरेक्ट हीट की रेडिएशन से हम ऊष्मा ग्रहण करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल ये है कि आग के निकट बैठे व्यक्ति किरणों द्वारा ऊष्मा ग्रहण करता है। जैसे हम कभी भी आग जलाते हैं तो क्या होता है, उसकी किरणें हम तक पहुंचती हैं डायरेक्ट और हमारे बॉडी भी गर्म होने लगती है। तो ऐसा भी इसलिए होता है क्योंकि विकिरण के द्वारा या रेडिएशन के द्वारा हीट का ट्रांसफर हो रहा होता है। मैंने आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं ऊष्मा संचारण के, आइए इन पर भी एक नजर डाल लेते हैं। पहला है एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्शन। द हीट फ्रॉम अ हॉट कॉफी मेक्स द कप इटसेल्फ हॉट। यानी कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कप के अंदर हमने कॉफी रखी है, गर्म कॉफी, तो हम देखते हैं कि गर्म कॉफी की वजह से ये कप की जो जो बॉडी है वो भी गर्म हो जाती है और हम छू नहीं पाते हैं, हम इजीली पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए कप में हैंडल्स बने होते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉफी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो कप की सतह पर वाले मॉलिक्यूल्स को ऊष्मा दे देते हैं, जिसकी वजह से जो कप की सतह होती है वो भी ऊष्मा ग्रहण करके कंडक्शन या चालन विधि द्वारा गर्म हो जाती है। दूसरा है मेटल स्पून बिकम्स हॉट फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर इनसाइड द कप। यानी कि अगर हम किसी गर्म उबलते पानी, कप के अंदर उबलते पानी में चम्मच डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद हम उस चम्मच को छूते हैं तो हमें वो चम्मच भी गर्म नजर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऊष्मा दे देते हैं चम्मच के मॉलिक्यूल्स को और इस तरीके से चम्मच भी कुछ टाइम बाद गर्म हो जाती है। तो ये भी कंडक्शन के द्वारा ही संभव है। दूसरा है कि एग्जाम्पल्स ऑफ कन्वेक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि कन्वेक्शन प्रोसेस नॉर्मली लिक्विड में या गैस में होता है, तो यहाँ हमने एक हॉट एयर बैलून का एग्जाम्पल दिया है। हॉट एयर बैलून में क्या होता है, जो इसके अंदर एक हीटर होता है वो बैलून को हीट देता है, जिसकी वजह से जो हवा होती है वो गर्म होकर के बैलून को ऊपर ले जाने में सहायक होती है। और जैसे जैसे हम ऊष्मा बढ़ाते जाते हैं ये बैलून भी ऊपर बढ़ता चला जाता है। अब अगर हमें उसको वापस सतह पर लाना है तो हम उस गर्म हवा को कम करते जाते हैं और उसके स्थान पर उसका स्थान अब ठंडी हवा ले लेती है, जिसकी वजह से जो बैलून होता है वो नीचे आता चला जाता है। यहाँ पर भी गर्म हवा और ठंडी हवा के बीच में एक कन्वेक्शन करंट जनरेट हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं कन्वेक्शन प्रोसेस। तीसरा है एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन, यानी कैंप फायर हीट। नॉर्मली हम लोग देखते ही हैं जब भी जैसे होलिका दहन हो गया या आपका लोहड़ी हो गया, जहाँ पर बहुत काफी बड़े स्पेस में हम एक साथ आग जलाते हैं और हम उसकी गर्माहट को काफी दूर तक महसूस कर पाते हैं, जो वो भी रेडिएशन की वजह से ही संभव है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है
माइक्रोवेव का, यानी कि माइक्रोवेव के अंदर भी जो रेडिएशंस जनरेट होती हैं जिसकी वजह से जो खाना गर्म हो जाता है, तो ये माइक्रोवेव रेडिएशन पर बेस्ड होता है और ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो आज इस टॉपिक को कवर करने के लिए मैंने जो रेफरेंसेस लिए हैं वो है वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस, LR मुंजाला और VB वर्मा द्वारा लिखी हुई बुक है जो कि रॉयल पब्लिकेशन पर बेस्ड है। यहाँ से उठाया है कुछ कंटेंट, और कुछ कंटेंट मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस जो कि YP मेहता द्वारा लिखी हुई बुक है, धनपत राय पब्लिकेशन पर बेस्ड है, यहाँ से उठाया है। आज मैंने आपको ऊष्मा तथा तापमान, तापमान मापने के स्केल, तापमानों में आपसी संबंध एवं ऊष्मा संचारण पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का प्रशिक्षण आपके लिए भविष्य में लाभदायी सिद्ध होगा। धन्यवाद।